बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन और अपनी स्टडीज पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे। तो हमने अपना बायो का कोर्स स्टार्ट किया था और इससे प्रीवियस वीडियोस में हम चैप्टर नंबर 1 के 5 टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना टॉपिक नंबर 6, साइंटिफिक मेथड। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके एग्जाम्स में इससे एमसीक्यूज भी आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं। साइंटिफिक मेथड उन मेथड या स्टेप्स को कहते हैं जो साइंटिस्ट अपनी रिसर्च में या फिर किसी भी साइंटिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। और सिर्फ साइंटिस्ट ही नहीं, हम भी अपनी डेली लाइफ में इस मेथड को यूज करते हैं। तो एक छोटी सी वीडियो देखते हैं और इस मेथड को उससे समझते हैं और उसके बाद हम इन सब स्टेप्स को एक एक करके अपनी बुक से रीड करेंगे। एक दिन अली एग्जाम के लिए सुबह जल्दी उठता है, लेकिन क्या देखता है कि उसका फैन तो चल ही नहीं रहा। गर्मी में पढ़ना बहुत मुश्किल है, तो अली डिसाइड करता है कि वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो चले देखते हैं कि उसने साइंटिफिक मेथड को फॉलो करते हुए इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया। सबसे पहले अली ने प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज किया, यानी फैन चल नहीं रहा। अब अली ने ऑब्जर्व किया कि स्विच तो ऑन है और लाइट भी आ रही है, लेकिन फैन का वायर थोड़ा पुराना लग रहा है। अली गेस करता है शायद फैन की वायर डैमेज हो गई है, इसलिए उसमें करंट नहीं आ रहा। अगर वायर डैमेज हुई है तो दूसरी वायर लगाने पर फैन चल जाना चाहिए। अली ने पुरानी वायर को निकाला, नई वायर को लगाया और स्विच ऑन किया। फैन चल गया। अली का हाइपोथेसिस करेक्ट था। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक साइंटिफिक मेथड। साइंटिस्ट टेक स्पेसिफिक स्टेप्स फॉर डूइंग साइंटिफिक वर्क और रिसर्च, यानी कि साइंटिस्ट जो होते हैं वो अपना साइंटिफिक काम करने के लिए और अपनी रिसर्च करने के लिए कुछ मखसूस स्टेप्स लेते हैं, ऐसे मेथड फॉलो करते हैं। उन स्टेप्स को हम क्या कहते हैं? साइंटिफिक मेथड। ये आपके पास साइंटिफिक मेथड की डेफिनेशन है, अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आए तो आपने ये लिखनी है। For biological research, these steps are called as biological method। हमने अपने पहले लेक्चर में पढ़ा था ना कि साइंस की हमारे पास ब्रांचेज हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड डिफरेंट ब्रांचेज हैं। तो ये जो साइंटिफिक मेथड है, इसको अगर हम स्पेसिफिकली सिर्फ बायोलॉजिकल रिसर्च के लिए, यानी कि ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स की या ह्यूमन बॉडी की किसी रिसर्च के बारे में, या फिर और भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जैसे कि एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनकी रिसर्च के बारे में यूज करें, तो फिर हम इस साइंटिफिक मेथड को क्या कह सकते हैं? बायोलॉजिकल मेथड। ये आपके पास एमसीक्यू में आ सकता है पॉइंट। द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड में हमारे पास 6 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। रिकॉग्निशन ऑफ अ साइंटिफिक प्रॉब्लम, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंट्स एंड रिजल्ट्स। और ये 6 के 6 स्टेप्स आप लोगों के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू सब के लिए। इन ऑल ब्रांचेज ऑफ साइंस, साइंस की सब ब्रांचेज में न्यू थिंग्स आर बीइंग डिस्कवर्ड, नई चीजों को डिस्कवर किया जा रहा है। एंड ओल्ड थ्योरीज, जो पुरानी थ्योरीज है, या तो उनको मॉडिफाई किया जा रहा है या तो और बेहतर किया जा रहा है, या फिर बेहतर थ्योरीज से क्या किया जा रहा है? रिप्लेस, बदल दिया जा रहा है। या तो पुरानी थ्योरीज के अंदर ही चेंजेस करके उनको मॉडिफाई किया जा रहा है, बेहतर बनाया जा रहा है, या फिर किसी बेहतर थ्योरी से उसको क्या कर दिया जाता है? रिप्लेस कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है। सबसे पहला स्टेप हमारे पास किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होता है रिकॉग्निशन ऑफ अ प्रॉब्लम, यानी कि उस प्रॉब्लम को पहचानना, उसको रिकॉग्नाइज करना, उसको आइडेंटिफाई करना। जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि प्रॉब्लम है क्या, तो हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे? The first step involves identifying and defining a scientific problem। तो साइंटिस्ट के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि वो साइंटिफिक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें, उसको पहचाने एंड उसको डिफाइन करें, उसकी वजाहत करें, उसको एक्सप्लेन कर सकें कि ये प्रॉब्लम है क्या। स्पेसिफिक इशू, या तो वो किसी मखसूस, किसी खास इशू के बारे में, किसी मसले के बारे में हो सकता है, या फिर किसी वाकये के बारे में, फिनोमेना के बारे में। That scientists want to investigate, जिसके बारे में साइंटिस्ट इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं या तहकीक करना चाहते हैं या फिर रिसर्च करना चाहते हैं अपनी। Such problem is either asked by someone, ये जो प्रॉब्लम है, ये जो इशू है, या तो कोई दूसरा बंदा साइंटिस्ट से पूछ सकता है, यानी कि किसी को कोई डिजीज हो, कोई बीमारी हो, तो वो बायोलॉजिस्ट से या डॉक्टर से डिस्कस करे, और वो डॉक्टर के लिए एक साइंटिफिक प्रॉब्लम हो जिसके बारे में अभी तक कोई रिसर्च ना हुई हो, और वो उसके बारे में रिसर्च करें फिर।
और कम्स इन बायोलॉजिस्ट माइंड बाय हिमसेल्फ, या फिर बायोलॉजिस्ट के माइंड में खुद से भी वो प्रॉब्लम आ सकती है, वो खुद भी किसी चीज को नोटिस करके उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकता है। या तो कोई दूसरा इंसान पूछ सकता है साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट से, या फिर वो बायोलॉजिस्ट के माइंड में खुद से वो प्रॉब्लम आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे अ बायोलॉजिस्ट नोटिस, एक बायोलॉजिस्ट नोटिस करता है दैट प्लांट्स इन एन एरिया, कि एक एरिया के जो पौधे हैं, प्लांट्स हैं, दरख्त वगैरह हैं, आर ग्रोइंग टॉलर, वो बहुत लंबे लंबे ग्रो कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े ग्रो कर रहे हैं, देन यूजुअल, जैसे कि आम तौर पर होता है, यूजुअल होता है अमूमी तौर पर, आम तौर पर जिस तरह से वो ग्रो करते हैं, या फिर आम तौर पर उस एरिया के बाकी प्लांट जिस तरह से ग्रो करते हैं उस तरह से ग्रो नहीं कर रहे, बल्कि बहुत टॉल हैं, बहुत लंबे हैं। ही डेवलप्स अ साइंटिफिक प्रॉब्लम, अब ये चीज साइंटिस्ट के लिए क्या है, एक साइंटिफिक प्रॉब्लम है। What factors are responsible for the increased growth of these plants, के इन प्लांट्स की इंक्रीज्ड ग्रोथ के पीछे, इनकी इतनी ज्यादा तेजी से ग्रोथ के पीछे कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। दिस प्रॉब्लम बिकम्स द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर अ साइंटिफिक इंक्वायरी, तो ये जो प्रॉब्लम है वो साइंटिस्ट की रिसर्च के लिए, उनकी तहकीक के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट बन जाता है कि इस जगह पे ऐसी कौन से फैक्टर्स हैं, या तो यहाँ पे सनलाइट ज्यादा है, या वाटर ज्यादा अच्छा है, या फर्टिलाइजर्स ज्यादा अच्छे हैं, या फिर यहाँ की जो सॉइल है, जो मिट्टी है, उसमें न्यूट्रिएंट ज्यादा उससे होते हैं, या फिर कोई भी ऐसा फैक्टर है। कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है कि इस एरिया के प्लांट्स जो है वो ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहे हैं। तो सेकेंड स्टेप साइंटिफिक मेथड का होता है ऑब्जर्वेशन, यानी कि ऑब्जर्व करना। साइंटिस्ट मेक ऑब्जर्वेशंस अबाउट द प्रॉब्लम, साइंटिस्ट जो है उस प्रॉब्लम के बारे में, उस मसले के बारे में ऑब्जर्वेशंस करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसको नोटिस करते हैं, और ये अंदाजा लगाते हैं कि ये प्रॉब्लम किस वजह से हो सकती है। दे यूज 5 सेंसेस फॉर मेकिंग ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन में अपनी 5 सेंसेस को यूज किया जाता है। कौन कौन सी 5 सेंसेस है हमारे पास? साइट, स्मेल, टेस्ट, टच एंड हेयरिंग। ये 5 सेंसेस जो है वो ऑब्जर्वेशन के लिए यूज होती है, और ये पॉइंट आपके एमसीक्यूज में आ सकता है कि किस स्टेप में 5 सेंसेस को यूज किया जाता है, तो ऑब्जर्वेशन में 5 सेंसेस को यूज किया जाता है। दे ऑल्सो रीड एंड स्टडी द प्रीवियस रिसर्चेस ऑन द सेम और रिलेटेड प्रॉब्लम, वो उस सेम प्रॉब्लम या उससे मिलती जुलती प्रॉब्लम्स के बारे में जो साइंटिस्ट ने पहले रिसर्च की होती है उसको भी स्टडी करते हैं। ऑब्जर्वेशंस में भी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस हमारे पास 2 तरह की होती है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। ये आपके पास पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में इनका डिफरेंस बहुत दफा पूछा जाता है। Qualitative observations involve observations that cannot be measured with numbers. Qualitative observations ऐसी observations होती हैं जिनको हम numbers में measure नहीं कर सकते, यानी कि हम ये नहीं बता सकते numbers की form में कि ये चीज कितनी है और कितनी नहीं। For example, the color and texture of a flower. इसकी example में हमारे पास क्या चीज है कि एक फूल का रंग कैसा है, यानी कि रेड है, व्हाइट है, कैसा कलर है, या फिर उसका टेक्सचर कैसा है, सॉफ्ट है, किस तरह का टेक्सचर है, तो ये सब चीजें उसकी क्वालिटी को बताएंगी कि वो कैसा दिखता है, कैसा कलर है उसका, ये सब जो है वो क्वालिटी बताएंगी। इसको हम मेजर नहीं कर सकते, इसको हम नंबर्स की फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन क्या इन्वॉल्व करती है? मेजरमेंट्स और न्यूमेरिकल डाटा, ये हमें बताती है मेजरमेंट्स के बारे में, यानी कि ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम नाप सकते हैं, जिनको हम मेजर कर सकते हैं, या फिर जिनको हम न्यूमेरिकल फॉर्म में, नंबर्स की फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं। दैट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटीज, को हम क्वांटिटी मिकदार की फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द नंबर ऑफ बर्ड्स इन अ ट्री, यानी कि एक दरख्त पर कितने परिंदे हैं, एक दरख्त पर 10 परिंदे हैं, कितने परिंदे हैं, तो उसको तो हम नंबर की फॉर्म में लिखेंगे ना। तो जिस चीज को हम नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं वो होती है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर मोर एक्यूरेट, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन ज्यादा एक्यूरेट होती हैं, ज्यादा दुरुस्त होती हैं, ज्यादा रिलायबल होती हैं देन क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव से ज्यादा। बिकॉज क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर इनवेरिएबल, क्योंकि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस इनवेरिएबल होती हैं, यानी कि कांस्टेंट होती हैं, अनचेंजेबल होती हैं, उन्हें हम चेंज नहीं कर सकते, उन्हें बार बार चेंज नहीं किया जा सकता। हम मेजरेबल होती है, उन्हें मेजर किया जा सकता है, उन्हें नापा जा सकता है, उनकी पैमाइश की जा सकती है। एंड कैन बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, और उनको नंबर्स की फॉर्म में भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। अगर हम ने जो अभी अली वाली स्टोरी देखी उसकी एग्जाम्पल ले लें, तो अली अगर सिर्फ ये नोटिस करे कि वायर का रंग काला हो गया, बहुत ब्लैक हो गया है, और फैन का मोटर बिल्कुल साइलेंट है, तो ये जो चीजें वो नोटिस करेगा वो उसकी क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस में आती हैं।
लेकिन जब वो ये नोटिस करेगा कि फैन की स्पीड 0 आरपीएम पर है या फिर वायर में जो करंट है वो बिल्कुल 0 वोल्ट है, तो ये जो नोटिस है जो वो क्वांटिटी की फॉर्म में कर रहा है, क्वांटिटी की फॉर्म में कर रहा है, तो इनको हम क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। तो बच्चों, ये क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस है जो आपके पेपर में डेफिनेटली 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आता है। तो ये जिस तरह से मैंने लिखा है एज इट इज, इसे आप अपनी नोटबुक पे नोट डाउन कर लें, और अगर आप सेम लिख कर आएंगे पेपर में तो आपको 2 नंबर पूरे मिलेंगे अपने शॉर्ट के। तो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो है वो क्वालिटीज पर बेस करता है और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन किस पर बेस करता है, क्वांटिटीज पर। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन ऐसी ऑब्जर्वेशन होती है जिसको हम नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते, लेकिन क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन को हम नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन का जो डाटा होता है वो वेरिएबल होता है, यानी वो चेंज हो सकता है, और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन का जो डाटा होता है वो इनवेरिएबल होता है, वो कांस्टेंट होता है, उसे चेंज नहीं किया जा सकता। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन लेस एक्यूरेट है, यानी कि कम दुरुस्त होती है, उस पर कम रिलाई किया जा सकता है, कम भरोसा किया जा सकता है। लेकिन क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन इसके कंपैरिजन में ज्यादा एक्यूरेट होती है, इट इज मोर एक्यूरेट। एग्जाम्पल आप लोगों ने इसी तरह से हेडिंग देकर लिखनी है तो वो ज्यादा प्रोमिनेंट होती है। द कलर्स एंड टेक्सचर ऑफ अ फ्लावर, यानी कि एक फूल का जो कलर है और जो उसका टेक्सचर है, जिस तरह से वो दिखता है, जिस तरह से उसकी पेटल्स सॉफ्ट होती हैं, कैसी होती हैं, तो वो सब क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है, उसे आप नंबर्स की फॉर्म में नहीं लिख सकते। और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन क्या है, द नंबर ऑफ बर्ड्स इन अ ट्री, यानी एक दरख्त पर कितने बर्ड्स हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 10 हैं, तो वो आप क्वांटिटी के बेस पे लिखते हो, नंबर्स की फॉर्म में लिखते हो। आपके पास जब भी डिफरेंस का शॉर्ट क्वेश्चन है तो आपने कोशिश करनी है कम से कम 2 पॉइंट्स तो उसके लाजमी लिखें, एक उसकी डेफिनेशन और एक उसकी एग्जाम्पल। अच्छा, अब साइंटिफिक मेथड का थर्ड स्टेप हमारे पास है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस यानी कि मफरूजा, अंदाजा, किसी चीज का अंदाजा लगाना। हाइपोथेसिस हम कहते हैं एजुकेटेड गैस को, कि हम गैस करते हैं अपनी ऑब्जर्वेशंस की बेस पे। ये हाइपोथेसिस कोई तुक्का नहीं होता कि हम रैंडम अंदाजा लगा रहे हो, बल्कि ये जो अंदाजा होता है ये अपनी पूरी की पूरी नॉलेज और ऑब्जर्वेशन की बेस पर एक एजुकेटेड गैस होता है। On the basis of observations की बेस पर साइंटिस्ट डेवलप अ स्टेटमेंट, साइंटिस्ट एक स्टेटमेंट बनाते हैं that may prove the answer of the scientific problem, जो कि साइंटिफिक प्रॉब्लम के आंसर को क्या करती हैं, प्रूव करती हैं, साबित करती हैं अंडर स्टडी से, नॉलेज से। Such tentative answer of scientific problem is called hypothesis। तो ये जो टेंटेटिव आंसर थे, टेंटेटिव कहते हैं आरजी, टेम्परेरी चीज को, यानी कि ये एक आरजी चीज होती है, ये परमानेंट नहीं होती। तो ये जो टेम्परेरी आंसर होता है हमारे पास किसका, अपनी साइंटिफिक प्रॉब्लम का, उसको क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस। या हाइपोथेसिस की डेफिनेशन है, साइंटिस्ट मेक मैनी हाइपोथेसिस फॉर अ सिंगल प्रॉब्लम। एक सिंगल प्रॉब्लम के लिए, एक मसले के लिए बहुत सारे हाइपोथेसिस बनाए जाते हैं। ये नहीं कि एक प्रॉब्लम है तो उसका एक ही हाइपोथेसिस होगा, एक प्रॉब्लम के कई हाइपोथेसिस बनाए जाते हैं। अ हाइपोथेसिस हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हाइपोथेसिस के अंदर हमारे पास कौन कौन सी खसूसियात होनी चाहिए, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में आती है हाइपोथेसिस की कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इनको आपने बहुत अच्छे से याद करना है। इट इज अ प्रपोज स्टेटमेंट टू आंसर द प्रॉब्लम। ये हमारे पास क्या होती है, एक प्रॉब्लम को आंसर करने के लिए, उसका जवाब देने के लिए एक प्रपोज स्टेटमेंट। प्रपोज स्टेटमेंट ऐसा बयान या ख्याल होता है जो आप प्रॉपर सोच समझ कर अपनी ऑब्जर्वेशन की बेस पर जो देते हैं उसको कहते हैं प्रपोज स्टेटमेंट। इट ऑलवेज मैचेस विद द अवेलेबल ऑब्जर्वेशंस। और ये नहीं है कि हाइपोथेसिस जो है वो आपकी ऑब्जर्वेशन से मैच ही नहीं कर रहा, आपकी ऑब्जर्वेशंस कुछ और थी उस प्रॉब्लम के बारे में और हाइपोथेसिस कुछ और है। हाइपोथेसिस आपकी ऑब्जर्वेशन से बिल्कुल मैच करना चाहिए। इट कैन बी टेस्टेड थ्रू एक्सपेरिमेंट्स। अब हाइपोथेसिस जो है वो ये ना हो कि हाइपोथेसिस आप एक स्टेटमेंट दे दें कि बस यही जवाब है। हाइपोथेसिस एक ऐसी स्टेटमेंट होनी चाहिए जो अभी जिस पर एक्सपेरिमेंट हो सके, यानी कि एक अंदाजे की फॉर्म में आपकी वो स्टेटमेंट हो, एक गेस की फॉर्म में स्टेटमेंट हो कि ऐसा हो सकता है या वैसा हो सकता है। जैसे अली ने गेस किया कि क्या पता वायर ब्रोक हो या वायर डैमेज हो जिसकी वजह से पंखा नहीं चल रहा, तो एक गैस होना चाहिए सिर्फ। देयर इज ऑलवेज अ वे टू डिसप्रूव द हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस को डिसप्रूव करने का, उसको रद्द करने का, उसको गलत साबित करने का तरीका हमेशा होना चाहिए। यानी हाइपोथेसिस एक ऐसी स्टेटमेंट होनी चाहिए जिसको डिसप्रूव किया जा सके, जिसको गलत साबित किया जा सके एक्सपेरिमेंट से।
Fourth step is deduction. Scientists develop logical results from their hypothesis. Scientists अपने hypothesis से logical results develop करते हैं, यानी कि ऐसे results जो कि नतीजा मतलब कि ऐसा नतीजा जो कि सोच से और दलीलों से साबित किया जाए, यानी अपनी पूरी knowledge से facts की basis पर जो result निकाला जाता है उसको हम क्या कहते हैं? hypothesis. Such logical results of hypothesis are called as deductions. तो hypothesis के ये जो logical results होते हैं पूरी सोच से, दलील से और अपनी knowledge से जो result निकाला जाता है hypothesis का, उसको क्या कहते हैं? deductions कहते हैं. Euler deductions follow the pattern of if then statement. Deductions जो हैं वो कौन सा pattern follow करती है? if and then statement के अगर ऐसा है तो ऐसा हो सकता है. ये आपके पास एमसीक्यू का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस स्टेप में इफ देन स्टेटमेंट यूज होती है? डिडक्शन में. साइंटिस्ट एज्यूम दैट इफ हाइपोथेसिस इज ट्रू. साइंटिस्ट इस तरह से एज्यूम करते हैं, इस तरह से सोचते हैं, इस तरह से फर्ज करते हैं दैट इफ हाइपोथेसिस इज ट्रू, कि अगर हाइपोथेसिस ठीक है देन व्हाट माइट बी द रिजल्ट, तो उसका रिजल्ट क्या हो सकता है. जैसे कि अभी हमने अली की एग्जांपल देखी थी, तो अली ने सोचा था कि वायर डैमेज हो सकती है, तो उसके बाद अली ने डिडक्शन क्या दी थी कि अगर वायर डैमेज है तो नई वायर लगाने से फैन काम करने लगेगा, कि इफ वायर इज डैमेज देन आफ्टर कनेक्टिंग द न्यू वायर फैन विल वर्क. फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर हमारे पास एक हाइपोथेसिस है कि लीफ डिस्कलरेशन एंड स्टंटेड ग्रोथ इन अ प्लांट आर कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन द सॉइल. कि लीफ जो पत्ते हैं उनका डिस्कलरेशन यानी कि उनका रंग खराब जो होता है, और स्टंटेड ग्रोथ यानी स्टंटेड होता है स्टॉप हो जाना, रुक जाना, उनकी जो नशुनमा है, उनकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है इन अ प्लांट, एक प्लांट में, आर कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन द सॉइल. वो किस वजह से हो रही है? वो आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से हो रही है, कि उसकी जो सॉइल है, जिस मिट्टी में वो प्लांट ग्रो कर रहा है, उसके अंदर क्या है? आयरन डेफिशिएंसी है, आयरन कम है. अब इसकी सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज की गई होगी ना कि एक एरिया में प्लांट्स जो है उनके अंदर लीफ डिस्कलर हो रहा है, उनका कलर खराब हो रहा है और उनकी जो ग्रोथ है वो रुक रही है. तो उसके ऊपर जो है उसको पहले ऑब्जर्व किया गया. ऑब्जर्व करने के बाद उसका हाइपोथेसिस बनाएगा कि ये आयरन डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है. उसके बाद जो हमारे पास फोर्थ स्टेप था डिडक्शन का, उसमें क्या किया गया कि इफ, अब डिडक्शन में कौन सी स्टेटमेंट यूज होती है? इफ एंड देन स्टेटमेंट यूज होती है. इफ आयरन डेफिशिएंसी इज कॉजिंग द सिम्टम्स, अगर ये अलामात जो हैं, ये सिम्टम्स जो हैं वो आयरन डेफिशिएंसी की वजह से हैं, आयरन की कमी की वजह से हैं, देन एडिंग आयरन टू द सॉइल, तो सॉइल में, मिट्टी में अगर हम आयरन ऐड कर दें, आयरन डाल दें, तो इट विल इम्प्रूव द कलर्स ऑफ लीफ, तो ये जो पत्तों के कलर है उसको फिर इम्प्रूव कर देगी, एंड प्रमोट प्लांट ग्रोथ, और प्लांट की ग्रोथ को भी क्या करेगी? प्रमोट कर देगी, उसको भी बढ़ा देगी प्लांट ग्रोथ को. Fifth and most important step of scientific method is experiment. It is the most basic step of scientific method. ये scientific method का सबसे basic और सबसे important step होता है. इसी से हमें पता चलता है कि हमारा hypothesis correct था या नहीं. और ये point आपके MCQ में आ सकता है कि scientific method का सबसे basic step कौन सा है? तो experiment. Scientists perform experiments to test all hypotheses. सब हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए साइंटिस्ट क्या परफॉर्म करते हैं? एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं. इन अ सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट, एक कामयाब एक्सपेरिमेंट कौन सा होता है? वन हाइपोथेसिस इज प्रूव्ड करेक्ट, जिसमें हमारे जो सब हाइपोथेसिस हैं उनमें से एक हाइपोथेसिस करेक्ट प्रूव हो, सही प्रूव हो, दुरुस्त प्रूव हो, एंड द ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, और जो बाकी के सारे हाइपोथेसिस हैं, आर प्रूव्ड इनकरेक्ट, वो गलत प्रूव हो. एक हाइपोथेसिस उनमें से ठीक प्रूव हो और बाकी हाइपोथेसिस रॉन्ग प्रूव हो. द इनकरेक्ट हाइपोथेसिस आर रिजेक्टेड, जो रॉन्ग प्रूव होंगे, जो इनकरेक्ट प्रूव होंगे, गलत प्रूव होंगे हाइपोथेसिस, उनको क्या कर दिया जाएगा? रिजेक्ट कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा. एंड द प्रूव्ड वन इज एक्सेप्टेड, और जो प्रूव्ड हाइपोथेसिस है, जो ठीक प्रूव होगा, करेक्ट प्रूव होगा, उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा. साइंटिस्ट मेक न्यू डिडक्शंस फ्रॉम द एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस, फिर उस एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस से साइंटिस्ट नई डिडक्शंस बनाएंगे. Then they perform further experiments and confirm the correctness of hypothesis. फिर वो उस पर further मजीद experiments करेंगे और उसकी correctness को, उसकी दुरुस्तगी को, उसके सही साबित होने को और ज्यादा confirm करेंगे. अच्छा, अब यहाँ पे आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए
कि हमने पहले भी तो एक्सपेरिमेंट से ही एक हाइपोथेसिस को चूज किया था, फिर अब उसको चूज करने के बाद हम उस पर क्या दोबारा एक्सपेरिमेंट करेंगे? तो जी हाँ, बिल्कुल, साइंटिस्ट उस पर दोबारा एक्सपेरिमेंट करेंगे, क्योंकि एक कंडीशन जैसे कि टाइम, प्लेस, मेथड के लिए तो वो करेक्ट हो सकती हैं चीजें, लेकिन डिफरेंट कंडीशंस में वो रॉन्ग भी तो हो सकता है। तो हम डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस प्रोवाइड करके अपने उस हाइपोथेसिस को चेक करेंगे। तो वो डिफरेंट कंडीशंस क्या हैं? उन डिफरेंट कंडीशंस में हम दो ग्रुप्स प्रोवाइड करते हैं, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और एक होता है कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो ग्रुप होता है जिसको हम डिफरेंट कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि डिफरेंट कंडीशंस में हम उसको चेक करते हैं। और कंट्रोल ग्रुप वो होता है जिसमें हम कंडीशंस को क्या रखते हैं? सेम रखते हैं। जैसे अगर हम अली के एग्जाम्पल में देखें तो अली जब अपना एक्सपेरिमेंट करता, अगर वो इस तरह से दो ग्रुप्स अरेंज करता तो उसके लिए उसको दो बिल्कुल सेम फैंस चाहिए थे। एक फैन को वो पुरानी वायर से ही चलाता जो कि उसका कंट्रोल ग्रुप था, यानी वो कंडीशंस को क्या रखता? सेम रखता, वो उसको पुरानी वायर से ही चलाता। और दूसरे फैन को वो न्यू वायर से चलाता जो कि उसका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था। कंट्रोल ग्रुप को हम सेम रखते हैं, उसको हम चेंज नहीं करते, और जो टेस्ट होता है वो किस पे परफॉर्म किया जाता है? एक्सपेरिमेंटल ग्रुप पे। When scientists do experiment, जब साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, they arrange two settings, वो दो सेटिंग्स बनाते हैं, दो अरेंजमेंट्स करते हैं। वन इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक को हम क्या कहते हैं? एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहते हैं। एंड द अदर वन इज कॉल्ड कंट्रोल ग्रुप, और दूसरे को हम क्या कहते हैं? कंट्रोल ग्रुप कहते हैं। For example, you want to do experiment to test the necessity of carbon dioxide for photosynthesis, यानी मिसाल के तौर पे आप एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं जिसमें आप ये चेक करना चाहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के लिए, उनकी फोटोसिंथेसिस के लिए कितनी जरूरी है। नेसेसिटी कहते हैं जरूरत को, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत को चेक करना चाहते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटो कहते हैं हम लाइट को, और सिंथेसिस कहते हैं प्रोड्यूस करने को। तो जब पौधे लाइट को यूज करते हुए हमारे लिए फूड प्रोड्यूस करते हैं, हमारे लिए भी और अपने लिए भी फूड प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का पूरा फॉर्मूला मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में बायोकेमिस्ट्री में एक्सप्लेन किया था। यू विल अरेंज टू सिमिलर प्लांट्स, तो अब ये चेक करने के लिए दो बिल्कुल सेम प्लांट्स को अरेंज करेंगे। यू विल नॉट प्रोवाइड कार्बन डाइऑक्साइड टू वन प्लांट, तो आप एक प्लांट को, एक पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देंगे, जो कि आपका क्या है? एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, जिस पर एक्सपेरिमेंट हुआ है, जिस पर टेस्ट हो रहा है, तो उसकी कंडीशंस को हम क्या कर रखते हैं? डिफरेंट रखते हैं, तो उसको हम क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड नहीं करेंगे। While you will provide carbon dioxide to the other plant, और जो दूसरा पौधा है उसको कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड की जाएगी, जैसे कि नॉर्मली नेचुरली प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही होती है। तो ये हमारे पास क्या है? कंट्रोल ग्रुप, जिसकी कंडीशन को सेम रखा गया, जिसकी कंडीशंस को चेंज नहीं किया गया, नेचुरल रखा गया, क्योंकि नेचुरली तो पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही होती है ना, लेकिन हम ये चेक करना चाहते हैं कि क्या कार्बन डाइऑक्साइड सच में जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए या नहीं, तो फिर हम अपने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड नहीं करेंगे। The necessity of carbon dioxide will be proved, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत तब हमें प्रूव होगी when photosynthesis does not occur in the experimental group, जब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, बट occurs in the control group, लेकिन कंट्रोल ग्रुप में फोटोसिंथेसिस हो जाएगी। अब ये जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप का डिफरेंस है ना, ये भी अक्सर आप लोगों के पेपर में पूछा जाता है। ये हमारे पास कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का डिफरेंस है, जो पेपर में अक्सर 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आता है, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अपनी नोटबुक्स निकाल लें जल्दी से और इसको एज इट इज अपने पास नोट डाउन कर लें। कंट्रोल ग्रुप में हम कंडीशंस को नॉर्मल रखते हैं, उनको चेंज नहीं करते, यानी जो चीज जिस कंडीशन में होती है उसको उसी में रहने देते हैं। लेकिन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हम कंडीशंस को चेंज करते हैं, उन पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए। कंट्रोल ग्रुप को हम जस्ट कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के साथ कंपेयर करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को हम ये देखने के लिए यूज करते हैं कि हमने जो एक्सपेरिमेंट में कंडीशंस चेंज की थी उनका क्या इफेक्ट हुआ, क्या असर हुआ। कंट्रोल ग्रुप ये शो करता है कि नेचुरली वो प्रोसेस किस तरह से हो रहा था, कि उस प्रोसेस को असल में वो हो किस तरह से रहा था, लेकिन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ये शो करते हैं कि हमने जो चेंजेस प्रोवाइड किए उसके बाद वो प्रोसेस किस तरह से हुआ। अब इसकी एग्जाम्पल है जो आपने इसी तरह पेपर में मार्कर से हेडिंग देके एग्जाम्पल की फिर लिखनी है।
प्लांट्स गेट नॉर्मल वाटर एंड ग्रो नेचुरली, यानी कुछ प्लांट्स को नॉर्मल वाटर दिया गया जिस तरह से दिया जाता है आम सादा पानी, और वो नेचुरली ग्रो कर रहे थे, कुदरती तौर पे जिस तरह से प्लांट्स ग्रो करते हैं उसी तरह से ग्रो कर रहे थे। और दूसरे प्लांट्स को जिन पर एक्सपेरिमेंट किया गया उनको वाटर के अंदर फर्टिलाइजर यानी कि खादें मिक्स करके दी गई, ये चेक करने के लिए कि क्या वो इन प्लांट से ज्यादा फास्ट ग्रो करते हैं या नहीं, यानी कि इन पर एक्सपेरिमेंट किया गया, इनकी कंडीशंस को चेंज किया गया और इनकी कंडीशंस को सेम रखा गया। लास्ट स्टेप ऑफ अवर साइंटिफिक मेथड इज रिजल्ट। रिजल्ट्स यानी कि नतीजा, नताइज जो हमने अपने एक्सपेरिमेंट से निकाले। साइंटिस्ट गैदर होता है इकट्ठा करना। साइंटिस्ट गैदर डेटा फ्रॉम देयर एक्सपेरिमेंट। साइंटिस्ट अपने एक्सपेरिमेंट से जो डाटा होता है उस डाटा को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। दे यूज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। इसके लिए वो स्टैटिस्टिकल क्या कहते हैं, अदादुशुमार को अदादुशुमार करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तज्जिया करते हैं, एंड ग्राफ्स, और जो मैथ के ग्राफ्स वगैरह होते हैं ना उसको यूज करते हैं। हमने पढ़ा था ना कि हमारी बायो में मैथ्स का भी काम है, उसमें साइंस का भी, उसमें कंप्यूटर का भी काम है। तो इस तरह से कंप्यूटर, मैथ्स, उनके फॉर्मूलाज, उनके ग्राफ्स जो हैं वो इन जगहों पे यूज होते हैं कि जब बहुत सारा डाटा है, इकट्ठा हो चुका है, बहुत से एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स है, तो उनको गैदर करने के लिए, उनको इकट्ठा करने के लिए क्या यूज करते हैं हम, कंप्यूटर के यूज करते हैं, स्टैटिस्टिक्स को यूज करते हैं, और ग्राफ्स को और मैथ्स को यूज करते हैं टू समराइज द रिजल्ट्स। इन रिजल्ट्स का क्या करने के लिए, खुलासा करने के लिए, उसको समराइज करने के लिए, मतलब कि उसको एक फॉर्म में लिखने के लिए, एक शीट पर या एक फॉर्म में लाने के लिए, उसको इकट्ठा करने के लिए। साइंटिस्ट ऑल्सो इंक्लूड अ लिस्ट ऑफ ऑल द रेफरेंसेस। साइंटिस्ट जो हैं वो क्या शामिल करते हैं, सारे रेफरेंसेस यानी कि सारे हवाला जात जो भी उन्होंने हवाले यूज किए होते हैं अपनी समरी में। टू एक्नॉलेज होता है शुक्रिया अदा करना, किसी के काम को तस्लीम करना, उसको मानना, ताकि वो एक्नॉलेज कर सके द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, अपने जो जहां से उन्होंने इंफॉर्मेशन ली, मालूमात ली, उस सोर्स को। क्योंकि हमने देखा ना कि साइंटिस्ट जो है वो पुराने रिसर्चेस को भी यूज करते हैं नई रिसर्च करने के लिए। तो अगर उन्होंने किसी पुरानी रिसर्च को यूज करके नई रिसर्च की है तो वो अपने उसमें उस पुरानी रिसर्च का भी रेफरेंस देंगे, या अपनी रिसर्च के दौरान उन्होंने किसी और साइंटिस्ट की किसी रिसर्च से हेल्प ली है तो वो उसको एक्नॉलेज करेंगे अपनी समरी में। साइंटिस्ट पब्लिश देयर फाइंडिंग्स। अब साइंटिस्ट जो है वो अपनी फाइंडिंग्स को, अपने रिजल्ट्स को, जो कुछ उन्होंने पता लगाया है या अपने एक्सपेरिमेंट्स को पब्लिश करते हैं, किसमें, साइंटिफिक जर्नल्स में। ये जो साइंसी रिसाले वगैरह होते हैं ना जहाँ पे साइंस की चीजें पब्लिश होती हैं उसमें पब्लिश करते हैं, एंड उन किताबों में पब्लिश करवाते हैं। दे ऑल्सो शेयर द फाइंडिंग्स विद अदर साइंटिस्ट। वो दूसरे साइंटिस्ट से भी अपने रिजल्ट्स को, अपनी फाइंडिंग्स को, अपनी मालूमात को शेयर करते हैं। फॉर दिस पर्पज, इस मकसद के लिए, दे क्रिएट अ साइंटिफिक रिपोर्ट। वो एक साइंटिफिक रिपोर्ट बनाते हैं, वो एक पूरी अपनी साइंसी रिपोर्ट तैयार करते हैं। एंड गिव प्रेजेंटेशन, जो प्रेजेंटेशंस देते हैं, एक्सप्लेन करते हैं जाके कहाँ पर, इन नेशनल एंड इंटरनेशनल मीटिंग्स, नेशनल मीटिंग्स में और इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी मीटिंग्स में, एंड सेमिनार्स वगैरह, जो कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है वहां जाके वो क्या देते हैं, प्रेजेंटेशंस देते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया। आई होप आप लोगों का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाला कोई भी लेक्चर आप लोगों का मिस ना हो।